Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Expert Opinion. How are you? I hope you will fine. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CDP एंड पेडागोजी पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कंप्यूटर का डायग्राम कौन सा है? इसके ऑप्शन है फ्रेंड। ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CPU। क्योंकि फ्रेंड्स जो CPU है आपका उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं और कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देता है, उस सभी के बीच में जो प्रोसेसिंग होती है उस सब को कंट्रोल करने का काम इसी का CPU का होता है। इसलिए इसको कंप्यूटर का डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट, श्याम फलक तालीम को कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है? श्याम फलम तालीम का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर श्यामपट्ट जो साधन है, तालीम मतलब साधन, श्यामपट्ट साधन को कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन है इसके श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन या इनमें से कोई नहीं। तो जो श्यामपट्ट है फ्रेंड वो एक दृश्य साधन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि श्यामपट्ट पे जो टीचर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम श्यामपट्ट पे लिखते हैं, श्याम फलक पे जो भी हम लिखते हैं, जो चीज़ लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, बच्चा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, लिखे हुए को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। श्यामपट्ट को उसको छू करके, उसे टच करके सभी अनुभव प्राप्त कर सकता है और जो सामग्री होती है वो उसके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से होती है, जिससे उसके अनुभव में और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि? शैक्षणिक जो टेक्नोलॉजी है वो क्यों उपयोगी है? ऑप्शन ए वह वक्त की ज़रूरत है, बी प्रख्यात संस्थानों द्वारा अपनाई गई है, सी वह अध्यापन को अर्थपूर्ण एवं कार्यक्षम बनाती है, डी वह विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन को अर्थपूर्ण एवं कार्यक्षम बनाती है। जो टेक्नोलॉजी वो होती है वो फ्रेंड्स अध्यापन को कार्यक्षम और अर्थपूर्ण इसलिए बनाती है क्योंकि जो अधिगम के स्वरूप, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो शैक्षणिक विवेचन करके शिक्षा व्यवस्था या अधिगम व्यवस्था में सुधार करती है। और जो नए प्रतिमान हमारे सामने आते हैं, नई टेक्नोलॉजी सामने आती है, उस सब से मिलाने का, उस सब से भली भांति हमें रूबरू कराने का काम भी टेक्नोलॉजी करती है, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या आशय है? ऑप्शन है इसके कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना, कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगाना, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट कराना, कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसके ही अनुरूप, विषय वस्तु जो अनुरूप पढ़ाई जा रही है उसके अनुरूप ही सामग्री हम प्रदर्शित करें। शिक्षक ऐसा ना हो कि पढ़ाई कोई विषय वस्तु जा रही है और उससे अलग जो है सामग्री हम उपलब्ध करा दें, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है, कि हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से गलत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव हम समझते हैं कि पॉजिटिव है, उसके अनुसार हम आंसर दे आते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके ऑप्शंस हैं, बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं,
उससे शैक्षिक वातावरण को जानने में मदद मिलती है। बच्चे उसकी सामग्री को सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों में कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए, बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं। तो जो कक्षा में रंग बिरंगे पोस्टर चार्ट बने होते हैं वो कक्षा में बच्चों के सीखने सिखाने के वातावरण को ही तो प्रदान करते हैं। उनसे बच्चा देख देख कर सीखता है, उसे अच्छा माहौल मिलता है। उस सेकंड ऑप्शन है, उससे शैक्षणिक वातावरण को जानने में मदद मिलती है। जी बिल्कुल मिलती है। जब से कक्षा में रंग बिरंगे पोस्टर चार्ट लगे होंगे तो फिर बच्चा उनको देखेगा, जो सामग्री लिखी होगी दीवारों पर, जो सामग्री लिखी होगी उससे भी बच्चा अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा, उसे अच्छा वातावरण मिलेगा, शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। सी ऑप्शन है, बच्चे उसकी सामग्री को सीखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जो लिखा होगा उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से जो उसे दिखाई देगा उसको सीखने का बच्चा प्रयास करेगा। जैसे डेली की अपने बस्ते में जो सामग्री वो लाता है, पेन, पेंसिल, कॉपी, रबड़, किताब को आदि लेकर आता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में, जैसे दीवार पे लिखा है किताब, तो बच्चा उसको पढ़ने की कोशिश करेगा कि ये किताब लिखा हुआ है और जो मेरे पास है ये किताब है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो उसके जो दैनिक जीवन में जो क्रियाएं वो करता है उनसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और ज्ञान उससे जुड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फ्रेंड्स गलत होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है। ये गलत है, क्योंकि उनके रंगों और आकृतियों को पहचान मिलती है। जब रंगीन पोस्टर लगे होंगे तो उनके रंगों और आकृतियों को पहचान मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, छात्रों के बीच पर्यावरण ज्ञान, मूल्यों और कार्यों को विकसित करने के लिए एक केंद्रीय आधारशिला डैश अनुभव है। छात्रों के बीच जो पर्यावरण ज्ञान, मूल्य और कार्यों को विकसित करने के लिए एक केंद्रीय आधारशिला कौन है? केंद्रीय आधारशिला का कौन है? मतलब व्यावहारिकता है, प्राकृतिक है, कलात्मक है या कक्षा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन ये कहता है कि बच्चों का जो परिवेश है, उनका जो वातावरण है, उससे जोड़कर, प्रकृति से जोड़कर उनको शिक्षा दी जाए, इसलिए इसकी आधारशिला प्राकृतिक होगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए मिलकर और समूह में काम करते हैं। बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की बताई हुई बातों को दोहराते हैं। बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल ज्ञान को साझा करते हैं तथा दोनों को एकीकृत करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सीटेट में तो जो क्वेश्चन बड़ा होता है, जो आंसर बड़ा होता है क्वेश्चन का, वही राइट आंसर होता है। तो ये गलतफहमी है, क्योंकि अब 2020 चल रही है और ये 2011-12 की कहानी है। अब ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन बड़ा होगा वही सही होगा। लेकिन यहाँ पे ये बात सही साबित होती है, क्योंकि इसका ऑप्शन डी सबसे बड़ा है और यही सही है। बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल ज्ञान को साझा करते हैं तथा दोनों को एकीकृत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चे स्कूल के भीतर जो ज्ञान ग्रहण करते हैं और बाहर जो चीज़ें ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, उन सबको एक दूसरे से एकीकृत करते हैं। और बाल केंद्रित शिक्षा ये कहती है कि बच्चे का जो परिवेश है उससे जोड़कर उनको शिक्षा दी जाए, और बच्चा जो स्कूल के बाहर, विद्यालय के बाहर जो चीज़ें सीखेगा वो उसका परिवेश है, और जो विद्यालय में उसे सिखाया जाएगा उन दोनों को एकीकृत कर लेता है, वो समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी क्वेश्चन नेगेटिव है, और जहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, जहाँ नहीं वाला क्वेश्चन है, मैंने नहीं को अंडरलाइन इसीलिए कर दिया है ताकि आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन है इसके, समुदाय जीवन में सुसंगत समायोजन, बालक की व्यक्तित्व का सुसंगत विकास, बच्चों की स्वाभाविक रुचियों, अभिरुचियों और क्षमताएं, बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर
ऑप्शन ए समुदाय जीवन में सुसंगत समायोजन, जो समुदाय उसका जो जीवन है, समुदाय जीवन है, उसमें सुसंगत समायोजन अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने समाज में जब वो सुसंगत समायोजन करता है, समायोजन कर लेता है, उसमें सामाजिकता का विकास होता है। बालक की व्यक्तित्वता का सुसंगत विकास, उसकी व्यक्तित्वता का भी सुसंगत विकास होता है। बच्चों की स्वाभाविक रुचियों, अभिरुचियों और क्षमताएं, बाल केंद्रित शिक्षण में ये भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की जो रुचियां हैं, क्षमताएं, वो क्या, उनको ध्यान में रखकर ही शिक्षण कराया जाता है। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है फ्रेंड्स। बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं, बच्चों को यदि हम अधिगम करा रहे हैं तो उसके यदि आर्थिक लाभ के बारे में हम सोचेंगे तो वह शिक्षण बाल केंद्रित नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। आपकी कक्षा में प्राय एक विद्यार्थी सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? शिक्षण कार्य, यदि मान लीजिए कि आप अध्यापक हो गए और आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं, खुद को रखकर आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका गलत नहीं होगा। आप कक्षा में शिक्षण करा रहे हैं और कोई विद्यार्थी ऐसा है जो अपने सहपाठियों में व्यवधान, बाधा उत्पन्न करता है, उनके साथ ऊधम करता है और ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो विषय वस्तु से जो आप पढ़ा रहे हैं उससे अलग है, डिस्टर्बेंस करता है कक्षा को, तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से निकाल दूंगा या दूंगी, उसकी बैठने की जगह बदल दूंगा या दूंगी, उसे शांत रहने को कहूँगा या कहूँगी, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा या दूंगी। तो फ्रेंड्स, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना ये एक सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो अपने आप में विशिष्ट है और बाल केंद्रित शिक्षण ये कहता है कि हमें बच्चे की हर आवश्यकता, रुचि, उसकी क्षमताएं सबको ध्यान में रखना है। तो उसे कक्षा से बाहर निकाल देना गलत होगा यहाँ पर। उसकी बैठने की जगह बदल दूंगा या दूंगी, बैठने की जगह बदल देने से क्या वो फिर से उद्यम नहीं करेगा, वो तो फिर से उद्दंड करेगा, फिर से व्यवधान पैदा करेगा, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। उसे शांत रहने को कहूँगा या कहूँगी, शांत रहने को कहेंगे तो वो शांत रहेगा नहीं वैसे भी, क्योंकि वो तो समस्यात्मक बालक की प्रवृत्ति में से एक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसे उस विषय में रुचि नहीं आ रही हो, जो आप पढ़ा रहे हैं वो उसके लिए इंटरेस्टिंग ना हो। ऑप्शन डी है यहाँ पर फ्रेंड्स जो राइट आंसर है। उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा या दूंगी, क्योंकि उसे बुलाकर अतिरिक्त कार्य दूंगा या दूंगी इसलिए सही है कि कोई बच्चा है अगर वो उत्पात कर रहा है, क्लास में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब ये है या तो उसे उस विषय में रुचि नहीं आ रही है या फिर उसने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में जब वो फ्री बैठा है तो फिर वो अपने सहपाठियों के साथ बातचीत करेगा, व्यवधान उत्पन्न करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी उस विषय को पढ़ने में रुचि ना हो, उसको मन नहीं लग रहा हो, या फिर उसकी जो आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसकी योग्यता से कम हो, उसको जो आता होगा, जब बच्चे को जो चीज़ आती होगी फिर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, अरे यार ये तो मुझे आता है, इसको मैं क्यों पढूं, इसलिए वो व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो उसे आप अतिरिक्त कार्य देंगे, कोई जैसे उसने कर लिया अपना काम कंप्लीट तो आप उससे कहेंगे इधर आओ, आपको मैं और कार्य देती हूँ या देता हूँ, इसको आप करिए। तो उससे वो व्यस्त भी रहेगा और उसकी रचनात्मकता में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट, मनोरंजन अध्ययन को क्या करता है? इसका मतलब है मनोरंजन अध्ययन को क्या करता है? ऑप्शन ए बढ़ावा नहीं देना, मनोरंजन अध्ययन को हमें क्या नहीं करना चाहिए? मनोरंजन अध्ययन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, केवल पुस्तकालयों में अनुमत होना चाहिए, केवल घर पर ही किया जाना चाहिए, मददगार है और भाषाई पाठ्यक्रम का अविभाज्य भाग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मददगार है और भाषाई पाठ्यक्रम का अविभाज्य भाग है। क्योंकि NCF 2005 और बाल केंद्रित शिक्षण भी यही कहता है कि जो बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए, और मनोवैज्ञानिक शिक्षण भी यही कहता है कि बच्चों को जो पाठ्यक्रम है जो निर्धारित है उसको खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।